नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूं आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने समझे, क्योंकि ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं इसमें आज पूरा जो राष्ट्रपति का वर्णन है उसे विस्तार के साथ समझाऊंगी और हर एक प्रश्न पर हम नजर डालेंगे। तो ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि राष्ट्रपति क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उसमें वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करूंगी पहले, उसके बाद हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपने नोट्स बनाते चलिए, नोटबुक को खोल के रखिए और चलो जो मैं बोलती जा रही हूं उसे नोट करते चलिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। यानी भारतीय संविधान में 52 से 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। ये लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है दोस्तों? अनुच्छेद 52 करके इसमें लिख लीजिए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 52 और 53 दोनों आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिएगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के जैसी ही है दोस्तों। यानी ब्रिटेन में जो सम्राट का पद है, सेम एज इट इज जो पद हमारे राष्ट्रपति का है, उन दोनों की स्थितियां सेम है, समान है। इसीलिए कहा गया है कि भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटेन के सम्राट जैसी ही है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। एक प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को स्थापित कर रखा है? तो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। और भारत के अंदर दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। कौन सी दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है? एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। नाम मात्र की शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और वास्तविक जो पावर है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। और वर्तमान में आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन नाम मात्र की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास है। तो नाम मात्र जो कार्यपालिका है उसका प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही बनती है। दोस्तों, याद रखना, जो आपकी कार्यपालिका होती है वो कहां से बनती है? व्यवस्थापिका में से ही बनती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है और उसके विश्वास तक अपने पद पर बनी रहती है, अर्थात उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। अब देखो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कुछ योग्यताएं चाहिए होंगी। मैं आपको वो योग्यता भी बता देती हूँ, अपनी नोटबुक में योग्यता करके आप लिख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अर्थात जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार के लिए खड़ा हुआ है वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। तो ये भी आप याद रख लेना, 35 वर्ष। कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो उसे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। यानी लाभ का पद क्या होता है कि वो किसी सरकारी जॉब में लग रहा हो और उसके बाद वो सोचता हो कि मैं राष्ट्रपति बनने के लिए खड़ा हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। उसे पहले वो गवर्नमेंट जॉब छोड़नी होगी, उसके बाद ही वह राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है। भारतीय संविधान में लाभ के पद को क्या कहा गया है? अपवाद कहा गया है। तो दोस्तों याद रखना, ये योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। और 50 क्या होने चाहिए उसके पास? प्रस्तावक होने चाहिए। और 50 क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। यानी अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 के तहत 50 क्या होने चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? प्रस्तावक। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डीप अगर आप पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा कि राष्ट्रपति के लिए अगर चाहे कोई भी खड़ा हो सकता है, आम आदमी भी राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके पास 50 क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए। और 50 क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। यानी टोटल 100 व्यक्ति, 100 लोग उसके पीछे खड़े हों, तब जाकर के वह राष्ट्रपति बनने लायक होगा। और उसे जमानत के रूप में कितनी आरबीआई को जो राशि देनी पड़ती है? 15,000 जो राशि है वो जमानत के रूप में उसे आरबीआई को देनी पड़ती है। दोस्तों याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में बताई गई है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में यह बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपने जरूर सुना होगा। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो निकल जाती है हमारे दिमाग से। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी मैं आपको प्रश्नों में जैसे जैसे आता चलेगा मैं आपको पूरा बताती जाऊंगी। तो देखो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इन प्रश्नों को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। तो देखो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। कंफ्यूज नहीं होना है, भारत का राष्ट्रपति क्या है? राज्य का प्रधान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा, और उसकी जो पत्नी है वो महिला प्रथम नागरिक होगी। दोस्तों तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति पूछी गई है तो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाएं, जल, स्थल और थल, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा ही संचालित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे प्रश्न की चलते हैं आगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो अनुच्छेद 71 यानी आर्टिकल 71 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कंफ्यूज यहां भी नहीं होना है आपको, लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग से भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने ली है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भारत ने कौन से देश के संविधान से ली है? तो अमेरिका के संविधान से हमने महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया है, लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत जो राष्ट्रपति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या लेगा? शपथ लेगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको डीपली पढ़ा रहे हैं और ये जो प्रश्न मैं लेके आई हूँ दोस्तों वो वाकई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इन्हें ध्यान से समझ लें और अपनी नोटबुक में नोट करते चले। बार बार ये चीज मैं रिपीट कर रही हूँ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनका कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो उस स्थिति में उनका कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? उनका कार्यभार संभालेंगे। ये प्रश्न ये बनता है कि यानी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हो तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति का पद है वो कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही संभालेगा। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। और एक बार ऐसा हुआ भी था, मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। यानी ये प्रश्न तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एकमात्र ऐसे जो न्यायाधीश थे कौन? मोहम्मद हिदायतुल्ला जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में तुरंत नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र देंगे। राष्ट्रपति किसको देगा अपना त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति को। और उसे शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिड़ला हैं दोस्तों। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है। और प्रश्न क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, यानी दोनों का पद क्या हो जाए? रिक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी थे। दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे राष्ट्र यानी अभी तक वर्तमान में कौन कौन से राष्ट्रपति रहे हैं। मैं इसकी भी आपको एक ट्रिक बताऊंगी अगले वीडियो में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो नीलम संजीवन रेड्डी निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, यानी इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। ये एकमात्र खड़े थे तो इसीलिए इनकी जीत भी क्या थी? निश्चित थी। तो नीलम संजीवन रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 यानी आर्टिकल 57 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से
पूर्व ही हो गई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। और एक प्रश्न इससे यह भी बनता है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। तो दोस्तों ये भी आप याद रख लेना, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति को ही दिया गया है। और एक प्रश्न ये भी बनता है, प्रतिभा पाटिल जो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी, उन्होंने सर्वाधिक जो फांसियों की सजा को क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। यानी जो महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उनके कार्यकाल में सर्वाधिक जो फांसी की सजा है उन्हें या तो कम कर दिया गया या उन्हें माफ कर दिया गया। तो याद रखना प्रतिभा पाटिल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 14। आप सब जानते भी होंगे कि राज्यसभा से तो वो कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। कितने सदस्य? 12 सदस्य। और लोकसभा से 2। याद रखना दोस्तों, ये 12 तो सांस्कृतिक से संबंधित होते हैं, कोई खेल में, कला में इनसे, और ये जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियन। तो इनको मिलाकर टोटल कितने हो गए? 14 हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। यानी भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है, तो राष्ट्रपति का ही काम है। यानी संसद का जो अधिवेशन है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति ही बुलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? तो बिना मेरे बताए ही आपने इसका आंसर दे दिया होगा, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। याद रखना दोस्तों, किसने किया? मोहम्मद हिदायतुल्ला ने कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 74 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति की परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा करता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल की घोषणा करता है। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किसके कहने पर या किस परिस्थिति में जो आपातकाल की घोषणा करेगा? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के कहने पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा? आपातकाल की घोषणा करता है। दोस्तों इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न ये मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे हैं आर्टिकल जिनमें आपातकाल की जो है बात कही गई है। तो आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 352, ये तीनों क्या है? संकटकालीन स्थितियों के अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है। अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर संकटकालीन व्यवस्था की जो घोषणा है वो किसमें की गई है? अनुच्छेद 356 में। और 360 में क्या है? वित्त आपात है। यानी भारत में आज तक जो है वित्त आपात नहीं लगा है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में आज तक क्या वित्त आपात लगा है? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, भारत में आज तक वित्त आपात नहीं लगा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां होती हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। पूर्ण निषेध,
निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, यानी भारतीय डाकघर जो अधिनियम था उसमें पहली बार वीटो शक्ति का ही प्रयोग किया गया था। और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि आज तक सर्वाधिक वीटो शक्ति का प्रयोग कौन से राष्ट्रपति ने किया, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ज्ञानी जैल सिंह ने, यानी जैल सिंह ने सबसे ज्यादा जो है वीटो शक्ति का प्रयोग किया, यानी जेल ज्ञान सिंह या ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे ज्यादा वीटो शक्ति का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो विधायी अधिकार है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, अर्थात भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। तो याद रखना दोस्तों, गणतंत्र का मतलब और लोकतंत्र का मतलब दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। अब्राहम लिंकन की कोटेशन है कि जनता पर जनता के द्वारा किया गया शासन तो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन यहां बात की गई है गणतंत्र की, और बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लोकतंत्र को गणतंत्र बना देते हैं और गणतंत्र को लोकतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, अर्थात यहां का राष्ट्रपति कभी भी वंशानुगत नहीं बनेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी यदि विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आपको किसी से भी संबंधित यानी संविधान पढ़ना हो या मुख्यमंत्री पढ़ने हो, राज्यों की राजधानियां याद करनी हो, तो इनके शानदार ट्रिकी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है, तो यह प्रश्न ऊपर मैंने आपको बताया भी था, भारत का मुख्य न्यायाधीश रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति ही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। बहुत से बच्चों को ये चीज नहीं पता, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे उनका चुनाव कैसे किया गया, यानी संविधान सभा के द्वारा ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था। और ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे और सर्वाधिक यानी 2 बार राष्ट्रपति बने, यानी सबसे ज्यादा कार्यकाल, लंबा कार्यकाल भी इनका ही रहा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो कई बार, यानी कि भारत में राष्ट्रपति, एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन दोस्तों, आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं हमारे देश में वो सिर्फ 2 बार ही बने हैं, उससे अधिक बार कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी आपको पढ़ाया, जो भी प्रश्न आपको बताएं वो आपको समझ आए होंगे, आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है और हर कोई वीडियो का फायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।